कि जब शादी करो या शादी हो चुकी है तो अपने स्पाउस की पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो, नेगेटिव को इग्नोर करना सीखो। अब शादी को चाहे 5 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, 20 साल हुए हैं, लेकिन जब मियाँ बीवी एक दूसरे में अच्छाई देखते रहते हैं तो कॉन्स्टेंटली उनके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है कि जो मियाँ बीवी एक दूसरे के पॉजिटिव्स देखते हैं और एक दूसरे के पॉजिटिव्स को देख के उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसके नतीजे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करता है कि उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल देता है। हमें वो दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। हम लोग इंसान हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है, ना कोई मर्द है ना कोई औरत है जो परफेक्ट हो। हर इंसान के अंदर पॉजिटिव्स भी होती हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ये हमारे अपने ऊपर है कि हमने दूसरे इंसान के अंदर किन चीज़ों को देखना है और किन चीज़ों को इग्नोर करना है। मैं एक बुक पढ़ रहा था इसी टॉपिक से रिलेटेड, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग अ मैरिज वर्क, और उसमें जो राइटर है उसने अपना एक एनालिसिस लिखा और उसने रिसर्च की और 2 तरह के कपल्स को उसने कंपेयर किया। एक वो कपल जो कि शादी के बाद बड़ी खुशी से रह रहे थे, और दूसरा वो कपल था कि जो शादी तो हुई थी उनकी, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा और हर वक्त प्रॉब्लम्स हैं और पूरा उनका जो रिलेशनशिप वो मेस्ड अप था। तो उसने एनालाइज किया कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये पहला कपल जो है ये इतनी खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है और दूसरा कपल जो है उसके प्रॉब्लम्स क्यों हैं इतने। तो उसने पहली बात जो आइडेंटिफाई की और क्लियर की, जिसे आप कह लेंगे जो मिसकंसेप्शन हमारे जहन में होती है, उसने कहा कि जो पहला कपल जो खुशहाल था उसकी वजह ये नहीं थी कि उनके पास पैसा ज़्यादा था, उनका घर बड़ी अच्छी जगह पे था, वो ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, खामन जो है उसकी बीवी को हर वक्त शॉपिंग कराता रहता था और हर तरह की लेविश लाइफ थी। उसने कहा ये रीज़न नहीं था, इनमें से कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था जिस वजह से उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। बल्कि रीज़न क्या था, उसने कहा वो एक उसूल को फॉलो कर रहे थे, और वो उसूल ये था कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको देखते थे और नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते थे। यानी उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो इतनी ओवरवेलमिंग थी कि उनकी नेगेटिव चीज़ों को कवर कर लेती थी और वो उसको हाईलाइट नहीं करती थी। बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। और फिर उसके बाद उसने एक और बात की, वो ये कही कि वो जो जिस घर में रहते थे वो मेक श्योर करते थे कि जो क्लाइमेट ऑफ डिसएग्रीमेंट और रेजिस्टेंस है वो प्रिवेल नहीं करे। यानी कि आपस के जो इख्तलाफात हैं और जो खींचातानी होती है मियाँ बीवी के दरमियान आपस में, वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये वो उसूल था जिसको वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और उसकी वजह से वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। नाउ इसी के ऊपर मैं पहले हदीस भी बयान कर देता हूँ, फिर हम इस पर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। ये वो उसूल है जो हमें हमारा दीन सिखाता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि कोई ईमान वाला मर्द किसी ईमान वाली औरत से नफरत ना करे। यानी कोई भी शोहर जो है वो अपनी बीवी से नफरत ना करे, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि अगर उसको कोई एक चीज़ अपनी बीवी में ख़राब नज़र आ रही है, उसकी कोई एक आदत ख़राब नज़र आ रही है, तो ऐन मुमकिन है कि उसके अंदर कोई और अच्छी आदत हो जो उसको पसंद आएगी। अब अगर इन सब चीज़ों को सामने रखें तो बेसिकली एक पूरा हमें वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स बताया जा रहा है। देखिए, रिलेशनशिप्स के अंदर हर तरफ से जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि दोनों को, मियाँ बीवी को जो है, ये उनके अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए, और ना सिर्फ विलिंगनेस होनी चाहिए बल्कि ईगरनेस होनी चाहिए कि हमने हर हाल में अपनी इस शादी को सक्सेसफुल बनाना है। जब इस माइंडसेट से एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं कि हमने साथ रहना है, इकट्ठे रहना है, वी हैव टू मेक इट वर्क, और उस माइंडसेट से जब रहते हैं तो फिर ही इंसान को वो सॉल्यूशंस और ऑप्शंस नज़र आना शुरू होती हैं जो कि उस रिलेशनशिप को फर्दर स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं और आगे लेके जा सकती हैं। लेकिन अगर माइंडसेट ही ये है कि भाई अगर ठीक है चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं, डिवोर्स करेंगे, आगे दूसरी कर लेंगे। अगर इस माइंडसेट से कोई भी शख्स एंटर हो रहा है मैरिज में, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो आप समझें कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ही उसके लिए श्योरिटी है कि उसकी डिवोर्स होकर ही रहेगी।
बिकॉज वो स्टार्टिंग में ही कमिट नहीं कर रहा, वो स्टार्टिंग में ही अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर जब इंसान उस रिलेशनशिप में एंटर होता है तो अब क्या करना है कि अब अपने स्पाउस में अगर खामद है तो उसने अपनी बीवी में क्या देखना है कि उसकी पॉजिटिव्स क्या है और उसकी नेगेटिव्स क्या है। आप अगर नेगेटिव देखना शुरू करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बीवी के अंदर नेगेटिव देखना शुरू करते हैं, मतलब उसकी कोई 2-4 बुरी आते हैं। एक तो ये लेट उठती है, अच्छा खाना जो बनाती है तो खाने में नमक तेज कर देती है, और सफाई जो है थोड़ी स्लो करती है, कुड बी एनीथिंग। अब इसमें जो है ना वो इन छोटी छोटी चीज़ों में जब आप उनको फोकस करेंगे तो कुछ अरसे में क्या होगा कि वो आपको उसकी जो छोटी नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो मैग्नीफाई होकर नजर आना शुरू हो जाएंगी। आपको यूं महसूस होगा कि इसके अंदर तो नेगेटिव ही चीज़ें हैं। उसकी वजह क्या हो रही है, आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी नेगेटिव चीज़ों को देख के फोकस करके रजिस्टर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और सेव कर रहा है, और दूसरे एंड पे उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको इग्नोर किए जा रहे हैं। तो जब आप पॉजिटिव्स को कॉन्स्टेंटली इग्नोर करते जाएंगे, नेगेटिव्स को फोकस करते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में उसके बारे में एक परसेप्शन बन जाएगी कि इस औरत के अंदर तो कोई अच्छाई है ही नहीं। उसकी वजह ये नहीं है कि उसके अंदर अच्छाई है नहीं, उसकी वजह ये है कि आपके माइंड ने उसके अंदर अच्छाई को देखा ही नहीं, और अब आपका माइंड जो है इस चीज़ के ऊपर वो जो है वो कॉन्फिडेंट हो गया। आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, उसने बिलीव कर लिया है कि इस औरत के अंदर कोई खैर नहीं और कोई अच्छाई नहीं है। तब प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? प्रॉब्लम हमारी सोच में है, हमारे देखने के अंदाज में है। अब फिर क्या होता है, वो नेगेटिव चीज़ें इतनी बड़ी हो जाती हैं और पॉजिटिव जो इतनी बड़ी थी वो बहुत छोटी हो जाती हैं। और फिर जब नेगेटिव उसकी पॉजिटिव को टेक ओवर कर लेता है तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को लगता है कि हमारा गुजारा नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं। और यही चीज़ जो है वो औरतों के साथ भी है। अगर औरतें अपने खामंद के अंदर पॉजिटिव्स को नहीं देखेंगी और नेगेटिव्स को ही देखती रहेंगी तो अल्टीमेटली उनका माइंड भी इस कॉन्स्टेंटली उनको मैसेज देता रहेगा कि तुम्हारा खामंद जो बिल्कुल फारिग है, उसको तो काम ही नहीं आता, उससे तो ये काम भी नहीं होता, उससे तो फलां चीज़ नहीं होती, वो तो जाके जब सब्ज़ी ख़रीदने जाता तो सब्ज़ी तक तो खरीद नहीं सकता सही, बाकी इसने क्या काम करना है। अब इस तरह की बातें जब माइंड में चलती हैं और वो जो सेल्फ टॉकिंग होती है, नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग, उसकी वजह से क्या होता है कि इंसान के माइंड में खामंद की जो नेगेटिव चीज़ होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, और पॉजिटिव चूँकि फीड मिल ही नहीं रहा माइंड को, तो वो क्या हो रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिविटी उसके माइंड में जो है वो पक्की हो जाती है। और फिर अल्टीमेटली जब दोनों इस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपस में इख्तलाफात बढ़ जाते हैं और जो है फिर अल्टीमेटली बात जो है वो डिवोर्स तक चली जाती है और जो है उसमें घर टूट जाता है। तो एक उसूल है जिसको अगर हम समझ लें, और उसमें दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट थी, क्या थी कि अपने घर के अंदर जो है वो जो क्लाइमेट ऑफ डिसएग्रीमेंट है ना उसको ख़त्म करें। इसका मतलब ये है कि आपस के जो इख्तलाफात हैं ना उनको मिनिमाइज करें। हर बात पे इख्तलाफ करना ये बड़ा जो है एक नेगेटिव चीज़ है। इसकी वजह से कभी भी रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो स्ट्रांग नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि डिसएग्रीमेंट्स का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे खामन ने एक बात कही कि मेरा ख्याल है कि ये हमें ना कल जो है कहीं फलां जगह जाना चाहिए, और भी कहते नहीं हम कल नहीं जाएंगे, हम परसों जाएंगे, अपोज कर दिए ना। एक बात उसने की, इसने बिल्कुल उसके अपोजिट बात की। फिर उसने कोई बात की कि मेरा ख्याल है कि आज दाल पकानी चाहिए, वो कहती है नहीं आज हम चिकन बनाएंगे। अब ये हो रहा है, मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। या कोई डिस्कशन हो रही है, किसी डिस्कशन में उसने कह दिया कि नहीं तुम्हें पता है मेरे ख्याल में फलां बंदे को ना यूँ नहीं करना चाहता है, ये कहते नहीं उसने सही किया। अब ये कॉन्स्टेंटली डिसएग्रीमेंट हो रहा है। ये खामन की तरफ से भी हो सकता है और बीवी की तरफ से भी हो सकता है, और ऐसे केसेस हैं बाय द वे कि जो बात भी खामन करेगा बीवी उसके ऑपोजिट बात करेगी, या जो बात भी बीवी करेगी खामन उसके ऑपोजिट बात करेगा। कभी कभी ये जो है वो हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, और कभी कभी लोग कॉन्शियसली भी करना शुरू करते हैं जिद में आके। दोनों सूरतें में डिस्ट्रैक्शन है, चाहे आप जानबूझ के करें या गलती से करें। तो ये जो कांस्टेंट डिसएग्रीमेंट है ना, हर बात पे डिफर करना, इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो आपस की बॉन्डिंग होती है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और जब आपस का बॉन्ड कमज़ोर होना शुरू होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है,
वो टूटने की तरफ चला जाता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि डिसएग्रीमेंट्स प्रिवेल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दो लोग एक जगह पे रहें और उनका आपस में किसी बात पे भी इख्तलाफ नहीं हो। इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। हर छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वो बहस करना जो है वो मुनासिब नहीं है। हर छोटी छोटी बात के ऊपर डिसएग्रीमेंट करना मुनासिब नहीं है। कुछ चीज़ों में डिसएग्रीमेंट हो सकता है और वो डिसएग्रीमेंट का भी एक तरीका है कि आपस में एग्री कर लें कि भाई हम इस बात के ऊपर डिफर करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को ये कहा जाता है कि एग्री टू डिसएग्री। हमारा बहुत बड़ा मसला ये है कि हम हर मामले में जिद में आ जाते हैं। ख़ास तौर पे मर्द चूँकि वो कवाम होते हैं, वो अपने आप को समझते हैं मैं घर का लीडर हूँ, तो उनके ज़हन में एक ये चीज़ होती है कि मैं बस मेरी ज़ुबान से जो बात निकलेगी ये मेरी बीवी और बच्चों पे फ़र्ज़ है कि उससे 1% भी आगे पीछे नहीं हो। और ये बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो अल्लाह सुब्हान तआला ने मर्द के ऊपर डाली हैं कि उसने कवाम होने की हैसियत से अपने घर वालों की खैर ख्वाही की नीयत से उसने कुछ काम करने हैं और कभी कभी कुछ चीज़ों को इन्फोर्स भी करना पड़ता है। लेकिन हर चीज़ को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, हर चीज़ पे डिसएग्रीमेंट नहीं किया जाता, हर चीज़ पे उनको ये नहीं कहा जा सकता कि बस मेरे मुंह से ये बात निकल गई, अब तुम में से कोई एक शख्स जो है इस बारे में कोई एक लफ्ज़ भी नहीं निकाल सकता। तो इन चीज़ों को जो है वो सीखने की ज़रूरत है कि डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, किस बात पे हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या इंटेंसिटी है, इन चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। कि अगर एक इंसान या मियाँ बीवी आपस में सारा दिन जो है एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, हर बात पे बहस कर रहे हैं, हर बात पे लड़ाई कर रहे हैं, हर बात पे एक दूसरे को डिग्रेड कर रहे हैं, हर बात पे एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि उनका आपस में एक दूसरे के करीब आने का दिल चाहेगा? कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि दिल के अंदर मोहब्बत ही नहीं है। ये उससे चिड़ा बैठा हुआ है, ये उससे चिड़ी बैठी हुई है, ये इसकी नज़र में वो खातून जो है इंतहाई फारिग किस्म की खातून है। औरत ये सोचती है कि पता नहीं मेरे नसीब फूट गए, ये बाबा मेरे मत्थे कहाँ पड़ गया। अब जब इस माइंड सेट के साथ दो लोग आपस में रह रहे हैं तो वो मियाँ बीवी नहीं होते, वो चलते फिरते जो पुतले होते हैं जो रैंडमली आपस में बस वक्त गुजार रहे हैं। उस लाइफ में कभी कोई सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकती। उस लाइफ में क्या मज़ा है कि ना बीवी को खामंद की तरफ रग़बत है, ना खामंद को बीवी की तरफ रग़बत है। और फिर जब ये इम्पैक्ट इंटीमेट रिलेशनशिप के ऊपर आता है तो इसकी वजह से क्या होता है, मसाइल और बढ़ जाते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो शादी के मकासद हमें बताए, उन मकासद में से एक मकसद ये भी है लितस्कुनु अलैहा, कि ये आपस में मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है वो इसलिए बनाया कि तुम आपस में एक दूसरे से तस्कीन हासिल कर सको। और उस तस्कीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें इमोशनल भी है, उसमें मेंटल भी है और उसमें फिजिकल भी है। तो फिर जब ये चीज़ डिस्टर्ब होती है और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, मर्द की फुलफिल नहीं हो रही या औरत की फुलफिल नहीं हो रही, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है। और जब फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है तो फिर क्या होता है कि ये एक ऐसा वॉल्केनो बढ़ रहा है कि जो एक जो है वो विशियस साइकिल के अंदर चला जाता है। सुबह सारा टाइम लड़ाई होती रहती है और फिर रात को ये मसला हो जाता है और ये किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, ना इमोशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, ना साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, ना फिजिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। और अल्टीमेटली ये ऐसे साइकिल में चला जाता है रिलेशनशिप, जिसमें अगर इसको टाइमली एड्रेस ना किया जाए तो ये टूटने तक पहुंच जाता है। कुछ लोग, वो लोग जो कि 10 साल हो गए शादी को, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, इट डजंट मैटर। अगर आपका रिलेशनशिप मेस्ड अप है और आप अभी भी साथ रह रहे हैं तो अभी भी टाइम है, आप किसी टाइम भी उसको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बात अपनी जगह पे है कि जब इंसान नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर या जो है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर एक लंबा अरसा गुजार देता है तो फिर उसको रिपेयर करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ के बारे में कैलकुलेट करना चाहिए कि क्या इस रिलेशनशिप को तोड़ के अलग रहने में हमारे लिए ज़्यादा बेहतरी है, या कि हम इसी को रिपेयर करके बेहतर करने की कोशिश करें और इम्प्रूव कर लें। और ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मियाँ बीवी ने एक लंबा अरसा गुजारा आपस में इख्तलाफात में, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, आई थिंक हमें इसको रिपेयर करना चाहिए, और उन्होंने जब रिपेयर करने की कोशिश की तो अल्टीमेटली बेहतरी आ गई। बट कॉन्शियस एफर्ट दोनों तरफ से चाहिए होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि ये लेक्चर खाली जो है वो बीवी सुने और खामंद को फॉरवर्ड कर दे कि ये सुने ये आपके लिए है, और खामंद सुने और बीवी को फॉरवर्ड करे तुम्हारे लिए है, और दोनों इस चीज़ की ओनरशिप ना लें कि जो मेरे लिए है।